स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है भयंकर मजेदार, धमाकेदार और झन्नाटेदार। क्योंकि भैया आज का जो टॉपिक है ना, मतलब आप ये समझ लो कि केमिस्ट्री का मतलब ये तगड़ाई वाला टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए कि आज के बाद आपको अम्ल में, क्षारक में और लवण में कभी कोनो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा। अब आप बोलेंगे सर ये वही टॉपिक है ना जिसको हमने कक्षा 10वीं में दूसरे वाले अध्याय में पढ़ा था। जी हां, बिल्कुल ये वही टॉपिक है, पर वहां पर हमने बहुत लिमिटेड पढ़ा था। यहां पर हम कैसा पढ़ेंगे? अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट्स। बात समझ में आ रही है भैया? आज हम बात करेंगे अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में। और कैसा? अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट्स, मतलब सब कुछ। आज के बाद आप किसी भी प्रकार के यौगिक को, किसी भी प्रकार के केमिकल को देखकर ये बता दोगे राइट कि ये एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसके पहले ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं, एक बार ये वाली बात भी हम लोग देख लेते हैं। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि भैया चैप्टर बड़ा है तो हर एपिसोड को आपस में कनेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से कैसे तो भाई कनेक्टेड है। और कई बार क्या होता है ना, 2 3 4 5 टॉपिक्स को आपस में मर्ज करके पूछ लिया जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद हम टारगेट करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण जो होते हैं उनके कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ, मजा लेने का टाइम आ चुका है भैया। रासायनिक ठीक है, आपकी जो साम्य अवस्था है ना उसके मजे लेने का टाइम आ चुका है। चलो आओ, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब एकदम सटीक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। इस पूरे चैप्टर में आपको मैं एक भी चीज ऐसी नहीं है ना, बात समझ में आ रही है, जो आपके ऊपर से जाएगी। इतना शानदार अपन रगड़ने वाले हैं इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्योंकि ये जो आपके एसिड है, बेस है या फिर इक्विलिब्रियम है, इसके कॉन्सेप्ट जो इस सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में काम आते हैं। बात समझ में आ रही है? सारे चैप्टर्स में, पूरी केमिस्ट्री में बोलबाला है भैया इस वाले टॉपिक का। इसलिए अपने को जो है एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। क्या ये स्माइल सही तरीके से कर रहा है? तो आपने कहा हाँ जी सर, स्माइल तो सही तरीके से कर ही रहा है। चलो बाबू, हो गई कहानी शुरू। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सुनो भैया, यहां पर हम लिखते हैं साम्यावस्था। यहां पर हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, साम्यावस्था। और ये कौन है? तो ये आप सब लोग हैं जो कि मेरे साथ स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होने वाला है। और एक तरफ है हमारे पास रासायनिक साम्यावस्था, एक तरफ हमारे पास क्या है तो भाई रासायनिक साम्यावस्था है, और एक तरफ हमारे पास क्या है तो आपने कहा सर अपने पास है ना आयनिक साम्यावस्था। और आयनिक साम्यावस्था को यदि आप शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यह तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी चीजें होती हैं जो कि आयन देती हैं। अब आप बोलोगे सर ये 3 चीजें तो होती हैं जो बेसिकली आयन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एसिड आ गया, बेस आ गया और सॉल्ट आ गया। चलिए भैया, आयनिक साम्यावस्था, ठीक है बेटा, मस्त वाली बात। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है उसको एक तरफ बना लेते हैं, और जो चीजें इसके बाद हम देखने वाले हैं उसको दूसरी तरफ बना लेते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, चलिए जी, क्या क्या देख लिया है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। चलो, अपनी वाली स्टाइल में हम बात करेंगे, क्योंकि अपन को क्या करने का, एकदम टशन में रहने का, स्टाइल मारने का। ठीक है, चलो, कौन सी स्टाइल? तो भैया पढ़ाई वाली स्टाइल। ठीक है, चलिए आइए। आपको यदि याद हो तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को यह बताया था कि साम्यावस्था क्या होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अभिक्रिया तो चल रही है, परिवर्तन तो हो रहा है, बट किसी भी प्रकार की सांद्रता में, आंशिक दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई? साम्यावस्था बोलते हैं। और हर चैप्टर, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक में, हर एक क्लास में हम लोगों ने बात की कि भैया साम्यावस्था जो है वो होती कैसी है, राइट। चलिए, तो हमने देखा था कि साम्यावस्था के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक साम्यावस्था। दूसरी बात हमने जो है केपी वर्सेस केसी देखा था। यदि आपको पता हो
तो हमने केपी और केसी के बीच में क्या देखा था? तो भाई कनेक्शन देखा था। बोलो यस सर। साथ में यदि आपको पता हो तो हमने कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी, जैसे कि समांग एवं विषमांग। बोलो यस सर। समांग और विषमांग साम्य अवस्था। अरे बाबा मस्त वाली बात। समांग और विषमांग वाली जो साम्य अवस्था है इसके बारे में भी हमने बात की थी। चलिए भाई, तो भौतिक और रासायनिक देख लिया, समांग विषमांग देख लिया, केपी और केसी देख लिया, और यदि आपको याद हो तो इस चैप्टर का एक तगड़ा वाला टॉपिक, क्या बोल रहा हूं मैं, इस चैप्टर का एक तगड़ा वाला टॉपिक हमने ऊष्मागतिकी में भी पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं गिब्स की ऊर्जा और इस साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में कनेक्शन। बात समझ में? तो एक टॉपिक हमने और देखा और गिब्स फ्री एनर्जी को हमने कनेक्ट किया किसके साथ में? केसी यानी कि साम्यावस्था के साथ में हमने ये जाना कि भैया जो आपका भागफल, रासायनिक भागफल गुणांक होता है, जिसको आप लोग रिएक्शन कोशंट भी कहते हो, जिसको हम क्यू से दर्शाते हैं, राइट, उसको भी हमने आपस में कनेक्ट किया। तो भैया आपका जो क्यूसी था वर्सेस आपने केसी भी कनेक्ट किया। हमने केसी के अनुप्रयोग देखे, हमने 50 चीजें देखी, और जितनी चीजें हमने देखी इसके पहले वाले एपिसोड्स में वो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी खोपड़ी के अंदर सेट हो गई होगी। अब मुझे पक्का पता है कि कुछ धुरंधर ऐसे बच्चे होंगे हमारे जो पहली बार आए हैं। बेटा प्लीज, बड़ा चैप्टर है, नीट, जेडबलई, सीयूईटी जैसी जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर इसका सवाल आता ही आता है। तो प्लीज आप पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं वो जरूर देखिएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मजेदार बात है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ना स्टूडेंट्स, राइट, इसको हमने क्या किया भाई, खत्म कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयनिक साम्यावस्था के बारे में। तो यहां पर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में देखना है। यहां पर हमें आयन के बारे में देखना है, यहां पर हमें अम्ल के बारे में देखना है, ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में देखना है, ठीक है, आयन के बारे में देखना है, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में देखना है, और इसके बाद फिर हमें बहुत सारी चीजें देखना है। मतलब इसके बाद फिर हमें के देखना है, के बी देखना है, के एस पी देखना है, और हमें क्या देखना है? तो आपने कहा सर इसके बाद अपने को जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देखना है, आयनीकरण जो है उसका प्रतिशत देखना है। ये 50 चीजें अपने को देखनी है, सी देखना है, अल्फा देखना है, ये सब अपने को देखना है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे कहानी आपके दिमाग के अंदर सेट होती जाएगी। पहले आज की जो कहानी है उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो भैया चलो ये सारी चीजें अपन लोगों ने देख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज हमने देखी थी उसको भी लिख देते हैं यहां पर 6वें नंबर पे, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। मामला एकदम सेट है। और प्यारे बच्चों यहां तक अपन सब कुछ देख चुके हैं। देख लिया है तो रिवीजन हो गया होगा, और नहीं देखा है तो जाकर देखो, माहौल बनाओ और बिल्कुल छा जाओ अच्छे रिजल्ट के साथ में। चलो भैया अब टारगेट करते हैं अम्ल पे, क्षारक पे और लवण पे, ठीक है। और कहानी की शुरुआत कहां से होती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी की शुरुआत होती है कक्षा 10वीं से। जब आप ये देखते हो, राइट, कि आपके सिलेबस में एक मस्त वाला वर्ड है पीएच स्केल। बहुत ध्यान से देखना, कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? तो भैया पीएच स्केल से होती है, और वो कहानी बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाती है? कक्षा 11वीं तक आ जाती है। बात समझ में आई? तो क्लास 10th में जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, या आप ये कह लो कि मिनी, एक होती है ना, जैसे एक होती है मूवी पिक्चर, फिर एक होती है डॉक्यूमेंट्री, छोटी पिक्चर। बात समझ में आई? तो कक्षा 10वीं में जब हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो भैया एक जो चैप्टर था ना वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री थी, छोटी पिक्चर थी। आज हम क्या देखेंगे? भयंकर वाली, बड़ी वाली पिक्चर। आ जाओ। अरे मैं कह रहा हूं भैया सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो इस बात को ध्यान से। पीएच स्केल से इस कहानी की शुरुआत होती है। कैसे होती है? ध्यान से देखना। मैंने कहा यार यहां पर एक तीर मारते हैं, मैंने कहा यहां पर एक तीर मारते हैं, मारेंगे तीर, और तीर जो है ना माहौल बनाएगा अपना। एक तीर मारते हैं, रुको, बन जा तीर मारेंगे हम, ठीक है।
क्या कहते हो, बन गया? आपने कहा हाँ जी सर, बन गया बन गया बन गया। और एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर लिखते हैं 0, यहां पर बीचों बीच में एकदम लिखते हैं 7, और यहां पर लिखते हैं हम लोग 14। और अचानक से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि सर 0 और 7 के बीच में क्या होगा, तो भाई अम्लीय होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पूरी जो रेंज होगी ये कैसी होगी, अम्लीय होगी। यदि हम पीएच स्केल की बात करें, राइट, पीएच स्केल की यदि हम बात करें, पीएच आरेख की यदि हम बात करें, तो भाई ये जो रेंज है ये कैसी होगी आपकी, अम्लीय होगी। एग्जैक्टली 7 पे कोई चीज यदि होगी तो वो उदासीन होगी। बात समझ में आई? और मैं कहता हूं भैया कि जो चीजें आपकी 7 से ज्यादा पीएच वाली होगी, है ना, और 14 से कम पीएच वाली होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्षारीय बोलूंगा। आपने कहा हाँ जी सर। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, अम्लीय है मेरे पास, क्षारीय है, और मेरे पास जिसका 7 है। आपने कहा सर 0 और 7 के बीच में अम्लीय है, बहुत बढ़िया। 7 और 14 के बीच में क्षारीय है, बहुत ही बढ़िया। पर आप कहोगे सर यदि 7 हो तो, अरे भैया इसको उदासीन बोलेंगे अपन। उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल। उदासीन कौन आता है इसमें, तो इसमें जल आता है, NaCl आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दुनिया की यदि कोई भी चीज आप देखते हो, दुनिया का कोई भी रसायन, और जब मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी रसायन मतलब इस दुनिया में आने वाली हर एक चीज, हर एक पदार्थ, राइट, तो या तो वो अम्लीय होगा बेटा, या तो वो उदासीन होगा, या फिर वो क्षारीय होगा। मतलब दुनिया की हर चीज का जो पीएच है वो 0 से लेकर 14 के बीच में पाया जाता है। इस बात को अपनी कॉपी में एकदम मार्जिन के ऊपर आप लिखेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज यदि है तो उसका जो पीएच है ना बाबू, वो 0 और 14 के बीच में पाया जाता है। दैट्स ऑल। अब यदि वो 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो अम्लीय कहलाएगा, एग्जैक्टली 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा, 7 और 14 के बीच में यदि होगा, राइट, तो फिर वो क्या कहलाएगा भैया, क्षारीय कहलाएगा। वो कोई भी चीज हो सकती है। अब यदि हम दूध की बात करेंगे तो 7 से थोड़ा कम होता है। अब यदि हम रक्त की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। साबुन आपके क्षारीय होते हैं, खट्टे फल आपके अम्लीय होते हैं, जल आपका उदासीन होता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहां पर जाकर लगेगी, खोपड़ी के अंदर। आओ रे भैया, मजा लेते रे भैया, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर चीज मतलब दुनिया की हर चीज जो कि पदार्थ है, उसका जो पीएच होगा, राइट, वो 0 से लेकर 14 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहले ये चीज तो दिमाग से निकाल लें कि जो आपके लवण होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और आपके जो है उदासीन भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लवण वाली कहानी निकाल देते हैं। तो लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकते हैं, लवण जो है वो आपके क्षारीय भी हो सकते हैं, और लवण जो है वो आपके उदासीन भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? कैसे होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इन सबके बारे में हम बात करेंगे। और बच्चों एक छोटा सा काम कर दो बस, फीस तो अपने को कुछ देनी नहीं है, बट अपन शेयर तो कर सकते हैं यार। क्लास 10th के, क्लास 11th के, क्लास 12th के हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, अरे मैं कह रहा हूं भाई कोई भी मीडियम वाले बच्चे यदि हैं, नहीं उनको हिंदी और इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो आप ना प्लीज ये वाला जो लेक्चर है वो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अम्ल, क्षारक और लवण का यहां पर सब कुछ, मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ मतलब संपूर्ण ज्ञान। और ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया नीट, सीयूईटी, जेईई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स, स्कूल के टेस्ट, इन सब में पूछा जाता है, राइट। यस सर। चलो, तो भाई अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं बच्चों, तो उदासीन हो सकते हैं। अब यदि मैं एक उदासीन लवण की बात करूं तो हम सबका फेवरेट, बिना इसके खाने पीने में स्वाद ही नहीं आता, नमक, टेबल सॉल्ट, NaCl। बात समझ में? एक और ले सकते हैं भाई, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये सब कैसे होंगे, अपने उदासीन होंगे। क्लियर? अम्लीय की यदि हम बात करेंगे तो अम्लीय जो है उसमें कौन आ जाएगा, अम्लीय में कौन आ जाएगा कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, अम्लीय लवण जो होगा वो आपका क्या होगा भाई, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनेगा। तो दुर्बल क्षार क्या होता है रे भैया, दुर्बल क्षार होता है NH4Cl, NH4OH एक दुर्बल क्षार है।
तो दोनों को यदि मैं मिलाता हूं तो NH4Cl मेरे को मिल जाएगा। ठीक है जी, NH4Cl जो है ये कैसा होगा, तो अम्लीय प्रकार का लवण होगा। और 10th में अपन ने पढ़ा है कि प्रबल, देखो लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और फिर निर्माण किसका होता है, तो भाई आपके लवण का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। ठीक है जी, अब क्षारीय लवण कैसे मिलेगा, तो क्षारीय के लिए मुझे एक दुर्बल क्या लेना पड़ेगा, दुर्बल मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, दुर्बल 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 मुझे अम्ल लेना पड़ेगा और प्रबल मुझे क्षार लेना पड़ेगा। तो ठीक है, ये लो COO और यहां पर Na आया, इस रिएक्शन को अपन पूरा करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, तो सर ये तो अब बहुत ही मजेदार है, H2O मिल जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब आप एक अम्ल को एक क्षार के साथ मिलाते हो, राइट, और लवण और जल का निर्माण होता है, देन वी मस्ट कॉल इट उदासीनीकरण अभिक्रिया। खत्म खेल भैया। तो आपका ना बेटा लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। मजेदार बात बोलो, यस सर, लवण जो है आपका वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों हो सकता है। बहुत ही मजेदार बात है, खोपड़ी और कॉपी दोनों में सेट कर लो, पढ़ेंगे आगे। डन, आओ थोड़ा और माहौल बनाते हैं, थोड़ा और गर्दा उड़ाते हैं, राइट। आइए, तो मैंने कहा भैया ये लवण वाली बात तो पूरी हो गई बस ये कंफ्यूजन था। तो इस तरीके से दुनिया की हर जो चीज है, बात समझ में आ रही है, वो अम्लीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए भाई अब बढ़ते हैं इन सब की तरफ। आ जाओ। तो लवण के बारे में बात हो गई। लवण जो है वो तीनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब स्पेशली हम बात करेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में और क्षारकों के बारे में। और अम्ल, क्षारक और लवण को देखकर कैसे बताते हैं, बात समझ में आ रही है? ये पूरा क्लियर हो जाएगा आज के इस क्लास के बाद। जय बात, आ जाओ, पक्का, डन डन डन। तो हमने कहा कि भैया सुनो ना, हमने 10th क्लास में एक तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने 10th क्लास में एक तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऐसे रसायन जो H+ आयन देते हैं, किसमें, तो भाई जल में देते हैं बेटा। ठीक है, H+ आयन ऐसे नहीं मिलता है, इसका एक अलग प्रो लेवल का एटीट्यूड है। H+ आयन इज लाइक, जब तक मेरे पास जल नहीं होगा मैं निकलूंगा ही नहीं बाहर। बात समझ में आई? तो जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल है, बिल्कुल सही बात। ऐसा 10th में आपने पढ़ा था। उदाहरण भी आपने तगड़े तगड़े लिए थे। ये लो, आपने HCl लिया था, आपने H2SO4 लिया था, आपने HNO3 लिया था, आपने CH3COOH लिया था। चलो भैया मस्त। तो ये सब अम्ल के लिए तो आपने ले लिए ना। ऑन द सेम वे आपने कहा कि सर जो OH- देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो भैया उन्हें हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, और वो क्या होंगे आपके, तो जैसे कि आपने कहा सर NaOH, फिर आपने कहा CaOH2, फिर आपने कहा सर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से एक हमने दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बना लिया कि दुनिया की हर वो चीज जो H+ आयन देगी, राइट, और OH- आयन देगी, उसको हम क्या करेंगे, तो अम्ल और क्षार में क्रमशः विभाजित कर देंगे। खेल खत्म। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मामला सेट है, चकाचक है। समझने वाले के लिए समझना आसान है, रटने वाले के लिए रटना भी आसान है। पर ये कहानी तो अच्छी है पर अधूरी है। कैसे अधूरी है? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू NH3 क्या है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा NH3 क्या है, बात समझ में आई? तो आप बोलोगे सर NH3 में तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं अपन को, और सर जहां पर हाइड्रोजन होते हैं ना, राइट, वो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसके हिसाब से तो आप तो अम्ल ही बोलोगे। मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, संपूर्ण नहीं है। और अपने को कक्षा 11वीं 12वीं में हर चीज का एकदम डीप में एग्जैक्टली मस्त चकाचक पता होना जरूरी है, राइट। चलिए, तो मैंने कहा भैया ये अम्ल तो है क्योंकि इसके अंदर तो H है, पर मजेदार बात यह है कि ये अम्ल है ही नहीं। मजेदार बात क्या है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अम्ल ही नहीं है, ये क्या है, अरे बाबा ये तो क्षार है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो सरासर हमारे साथ
हमारे कॉन्सेप्ट के साथ धोखाधड़ी हो रही है। एग्जैक्टली तो अब मैं आपको बताऊं, ऐसे कोई नहीं पूछेगा बेटा कक्षा 11वीं में ना, ऐसे किसी एलिमेंट कोई कंपाउंड या यौगिक देकर कोई नहीं पूछेगा कि अम्ल है कि क्षार है। सबको पता है, कक्षा 10वीं में रगड़ के आए हो, सबको पता है, पढ़ कर आए हो, ये सबको पता है। बहुत सिंपल सा और यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब कक्षा 11वीं 12वीं में ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जिन चीजों को देखकर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से बता नहीं सकते कि वो अम्ल है कि क्षार है। अब आपको तो लग रहा था सर हाइड्रोजन है तो अम्ल ही होगा, आपको तो लग रहा था सर हाइड्रोजन है तो अम्ल होगा, बात समझ में आई, पर क्या निकला? क्षार निकला। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि बताओ भैया HSO4, ध्यान से देखना, अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि HSO4 नेगेटिव जो है ये क्या है, मैं कहता हूं कि भैया H2SO4 था, अपन ने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, H+ बाहर निकाल दिया, तो क्या मिला? तो ये मिला अपने को HSO4 नेगेटिव मिला। अब ये जो आयन है ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर देखो हाइड्रोजन है सर, ये अम्ल होगा। बाबू ये अम्ल और क्षार दोनों हो सकता है। बस इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं डीप में सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पुराना वाला अपना कॉन्सेप्ट था। आज के बाद हम अम्ल और क्षार को समझेंगे मुख्य रूप से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है? अंकल लोगों की पूरी फौज है और उस पूरी फौज ने अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए। सबसे पहले अंकल हैं आर्हेनियस अवधारणा, जिनके बारे में आप कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। तो हम कक्षा 10वीं में जिन अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा करते थे वो सिर्फ कौन सी अवधारणा थी? आर्हेनियस या आर्हेनियस। बात समझ में आ गई। और यदि हम बात डीप नॉलेज की करते हैं, 11th 12th की करते हैं, तो फिर हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी है और लुईस अवधारणा है। ये वही वाले लुईस हैं जिनकी बिंदु संरचना के बारे में हमने कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं में तीसरे अध्याय में पढ़ा था। बात समझ में आ गई? यस, नोट कर लो। ठीक, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर कुछ है जो कि अभी भी मिसिंग है, उसको इसकी आज की जो क्लास है उसमें अपन रगड़ देंगे। क्लियर हो गई कहानी? तो हमने कहा भैया कि अम्ल और क्षारकों को मुख्य रूप से अम्ल और क्षारकों को मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। अम्ल और क्षारकों को हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके से हम डिफाइन करेंगे और तीनों ही तरीके तगड़े हैं। कौन से तरीके? आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस अवधारणा। आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस अवधारणा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको ना इसमें से आर्हेनियस पहले से आता है कि दुनिया की हर वो चीज जो H+ आयन देती है, दुनिया की हर वो चीज जो H+ आयन देती है वो कैसी है? अम्लीय है। दुनिया की हर वो चीज, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की हर वो चीज जो OH नेगेटिव आयन देती है वो कैसी है? तो आपने कहा सर क्षारीय है। खत्म बात। तो आर्हेनियस अवधारणा आपको पहले से पता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस अवधारणा जो है वो आज आप सीखेंगे। इसमें भी जो ब्रॉन्स्टेड लोरी है, राइट, जो ब्रॉन्स्टेड और आपके जो लोरी अवधारणा है, लोरी दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, राइट। चलो, एक दूसरे के मौसी के बेटे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा जो है यहीं पर होता है हमारे धुरंधर बच्चों को कंफ्यूजन। जो पहले से जानते हैं उनको पता होगा और जो नहीं जानते उनको कभी नहीं होगा कंफ्यूजन, ठीक है। चलो नोट करो, 3 तरीके की अवधारणा है। पक्का? आपने कहा हाँ जी सर। सबसे पहले भैया शुरुआत होगी किसकी? बहुत ध्यान से देखिएगा, आर्हेनियस अवधारणा की। और आर्हेनियस अवधारणा क्या कहती है? बहुत ध्यान से देखना। यह कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो भी चीज H+ आयन देगी उसको हम क्या कहेंगे बाबू? जल्दी बताओ। उसको हम कहेंगे आर्हेनियस अम्ल। तो अम्ल के आगे एक काम करो, आर्हेनियस लगा दो। क्या ही फर्क पड़ता है यार, आर्हेनियस लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, हीरो बन जाओ। बात समझ में आई? तो इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो कि जलीय विलयन में, अब हम इसको पूरा एडिट करके एकदम प्रो लेवल पर लेकर जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, दुनिया की कोई भी चीज जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, अब जैसे आप लिखते हो ना HCl, ये आयन देता ही नहीं, HCl आयन देता ही नहीं। बात समझ में आई? ये जो HCl है पता है क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
HCl जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जब हम इसको अम्ल बोलते हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा HCl और ये जलीय विलयन में होगा, तो ये गैस है बेटा और ये क्या है, तो आपने कहा सर ये द्रव है। यही तो बात है ना, दिस इज द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? दिस इज द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। बड़ी शानदार वाली कहानी है। तो मैंने कहा बाबू सुनो, HCl तो सिर्फ गैस है, एक्वस यदि लगा होगा तो अब वो द्रव अवस्था में है। बात समझ में? तो कोई भी अम्ल हो या क्षार हो, उसके लिए जलीय विलयन का होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने कहा जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको हम आर्हेनियस अम्ल कहेंगे, और जो जलीय 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 विलयन में OH- आयन देते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे भाई? क्षार कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आज बनेगा माहौल, आज रगड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को। इस टॉपिक से सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल में पूछा जाता है टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन। बात समझ में? सीधे सीधे आता है यहां से क्या? क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन? बहुत शानदार। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे और हीरो तो हम बनने ही वाले हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए भैया, तो ये हुई ना बात। आपने कहा सर सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन ने रगड़ दिया, कौन दिक्कत वाली बात अब तो होने ही नहीं देंगे हम लोग। क्लियर हो गई बात? तो आर्हेनियस की अवधारणा जो थी वो आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गई भाई? फिट हो गई कि दुनिया की हर वो चीज, मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की हर वो चीज जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देती है वो आर्हेनियस अम्ल है, और दुनिया की हर वो चीज जो जलीय विलयन के अंदर OH- देती है वो आपकी क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भैया वो भी आपका अम्ल है, सॉरी वो आपका क्षार है। एक काम करते हैं, तगड़े वाले उदाहरण लेते हैं। बहुत मजेदार बात, बहुत ज्यादा मजेदार बात बाबू, बहुत ज्यादा मजेदार बात। राइट करना क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास यहां पर HCl है और ये कौन से है? तो जलीय विलयन में है। और इसके बाद जितनी चीजें मैं बताते जाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली आपके पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या होता जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, रिवीजन होता जाएगा। HCl है और मैंने मिलाया इसको H2O में। H2O कौन से स्टेट में होगा? तो आपने कहा सर ये तो द्रव अवस्था में होगा ना, ये तो अपने आप में एक्वस है, तो इसके आगे थोड़ी हम AQ ऐड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो बस खत्म हो गई बात, और ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू, H+ यहां पर AQ में, और भैया Cl- यहां पर भी AQ में। अरे बाबा बहुत शानदार बात। तो जलीय विलयन में यदि कोई चीज H+ आयन दे रही है तो वो आपका क्या होगा भाई? अम्ल होगा। दैट्स ऑल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अब यदि मैं यहां पर KC निकालता हूं तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए इसको नहीं लेंगे, है ना, इसको लेंगे ही नहीं अपन, हम सॉरी इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी लेंगे और इधर वाले को भी लेंगे। बहुत मजेदार बात। तो मैंने कहा भैया सुनो, ये हुई ना बात कि सिर्फ एक्वस को लेंगे, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यहां पर एक्वस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- यहां पर एक्वस है, और डिवाइड बाय, मैं कह रहा हूं और डिवाइड बाय HCl है यहां पर, और ये भी आपका एक्वस है। और आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम अम्ल के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हम लोग जो अम्ल है उसके लिए Kc की वैल्यू भी बना सकते हैं और समीकरण भी लिख सकते हैं। अब सीधी बात यह है, क्योंकि यहां पर आयंस है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर आयंस है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक साम्यावस्था। यदि यहां पर आयन नहीं होते और साम्यावस्था होती तो हम उसको रासायनिक साम्यावस्था बोलते हैं। इसीलिए जब इस चैप्टर की बात होती है तो पहले कंफर्म कर लो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है यानी कि रासायनिक साम्यावस्था है, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है यानी कि आयनिक साम्यावस्था है। बहुत मजेदार बात, कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। और मुझे जल्दी से आप लोग बताएंगे कि भैया किसी बेस यानी कि क्षार के लिए जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होगी? एक बार नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो एक मस्त वाला बेस यानी कि क्षार जो है वो हम लोग ले लेते हैं। तो भैया हमारा फेवरेट कौन सा है? तो भाई NaOH। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा, ये हमने ले लिया है और ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन में है। साथ में हमारे पास जल है जो कि हमारी द्रव अवस्था में है, और हमें कौन सी चीज मिल रही है? तो आपने कहा सर हमारे पास होगा Na+ विच इज जलीय, और OH- विच इज ऑल्सो जलीय।
दैट्स ऑल। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, एक्वस हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो इस हिसाब से यदि हम यहां पर केस सी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर केसी निकालने के लिए बस वही वाली कहानी जो है उसको फिर से हमें दोहराना पड़ेगा जो हमने अम्ल के साथ किया था कि भाई एक्वस एक्वस यानी कि जलीय जलीय जो है उसको सिर्फ उसको काउंट करना है, और यहां पर हमारा आ जाएगा Na प्लस एक्वस गुणा गुणा Cl, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, OH माइनस यहां पर एक्वस और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, तो आपने कहा सर यहां पर NaOH होगा और ये यहां पर एक्वस भी होगा। बात समझ में आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि दुनिया की कोई भी चीज यदि OH माइनस आयरन देती है तो भैया आर्हेनियस अंकल के हिसाब से वो क्या है भैया, वो है आपका क्षारक। क्या यहां तक की कहानी, आपने कहा सर एकदम चकाचक मस्त एकदम टकाटक। हम बढ़ रहे हैं आगे, हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी अवधारणा की। दोनों अलग अलग नाम है इसलिए बीच में जो है हम क्या लगा देते हैं भैया, डैश लगा देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब भी देखो इस पे क्या है ना, हल्का सा बच्चों को होता है कंफ्यूजन, हल्का सा मतलब 1% के आसपास। आज पूरा कंफ्यूजन निपटा देंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यदि एसिड बेस और सॉल्ट्स के यदि आते हैं राइट, तो भैया वो कहां से पूछे जाते हैं, आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा से। और इनकी कहानी क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे, आपने कर लिया, चलो आओ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ब्रॉन्स्टेड, इंग्लिश में हम इनको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड यही नाम है जी हाँ, ब्रॉन्स्टेड टेड ओके एंड लोरी टेड। तो मुझे यहां पर टफ और टमाटर लगाना पड़ेगा, टफ और तलवार नहीं लगाना पड़ेगा, अरे यार। एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड और क्या करेंगे, तो भाई हम लॉरी की बात करेंगे। तो हमने कहा कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी अवधारणा की हम कर लेते हैं बात। चलो भाई, अब ना इनका एक जो अम्ल वाला था, अम्ल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल आर्हेनियस जैसे था कि इस दुनिया की हर वो चीज जो H+ देती है वो अम्ल है। बात समझ में, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दुनिया की हर वो चीज जो H+ आयन देती है, कोई भी अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, बात समझ में आ रही है, अणु नहीं हो सकता, सॉरी परमाणु नहीं हो सकता, कोई भी अणु हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है। तो ऐसे आयन या यौगिक, बहुत ध्यान से देखेंगे बबुआ, मैंने कहा भाई ऐसे आयन या फिर यौगिक, ऐसे ऐसे आयन या यौगिक जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, ऐसे आयन या यौगिक जो कि H+ आयन देते हैं राइट, वे अम्ल है। चलो मस्त वाली बात। और फिर इन्होंने कहा कि भैया ऐसे आयन, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो H+ आयन लेते हैं, ठीक है ठीक है, वे क्या हैं, तो भैया क्षार है। मतलब जिसने H+ आयन दे दिया वो आपका अम्ल होगा, जिसने H+ आयन ले लिया राइट, बोलो यस सर, वो क्या होगा, तो आपने कहा सर वो ना क्षार होगा, सर क्षार बेस होगा। सिंपल सी कहानी। अब बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको अपने को समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि भैया देखो मेरे पास ना HCl है और HCl जो है वो H+ आयन दे रहा है, तो ये कैसा होगा, आपका अम्ल होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, मैंने कहा मेरे पास H2O है और ये आपका यहां पर H+ आयन दे रहा है और ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। अब आप बोलेंगे सर H2O जो होता है, जल जो होता है वो तो उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षारक होता है। बिल्कुल सही बात है, पर H2O जो है किसी की तुलना में जरूर अम्ल हो सकता है, क्योंकि जिसको इसने H+ आयन दिया है वो तो क्षारक होगा ना। इस कहानी को अपन समझ लेते हैं। अब मैंने कहा भैया कि ये जो H+ आयन है ये आपके NH3 यानी कि अमोनिया ने ग्रहण कर लिया, तो अमोनिया क्या बन जाएगा, तो अमोनिया बन जाएगा NH4+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपने कहा सर ये ना अमोनियम आयन है। जे बात, ये कौन सी चीज है, तो आपने कहा सर ये अमोनियम आयन है, और ये अमोनियम आयन राइट किससे बना,
कब बना? जब NH3 जो था उसने क्या किया, H+ आयन ले लिया। तो ये क्या कहलाएगा? जिसने H+ आयन लिया है भैया ये क्षार कहलाएगा, और जिन दोनों ने आपके H+ आयन दिए हैं वो क्या कहलाएंगे? तो भाई अम्ल कहलाएंगे। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन हो गई यार, बड़ी सिंपल डेफिनेशन हो गई, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, नोट करेंगे, कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें आयन भी हो सकता है, इसमें यौगिक भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें आयन भी हो सकता है और इसमें यौगिक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तगड़ा एग्जांपल लेते हैं, मस्त वाला, ठीक है? चलो, अब ना मेरे पास यहां पर है HSO4 नेगेटिव। अब बताओ ये अम्ल है या क्षार है? तो आप बोलेंगे सर H2SO4 का तो हमको पता है वो अम्ल होता है, राइट? पर ये कौन सी चीज है, इसमें थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला जो अपना आयन है ना, ये H+ आयन को डोनेट भी कर सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, H+ आयन को धारण भी कर सकता है, दोनों करवाते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो जब ये क्या करेगा, देखो, जब HSO4 नेगेटिव H+ आयन को दान करेगा, बात समझ में आई? तो दान करवा देते हैं भैया इसको, चलो दान करवा देते हैं, दान करवा देते हैं। कैसे दान करेगा? तो ये लो, हमने कहा कि यहां पर क्या होगा, तो आपने कहा सर HSO4 होगा और ये यहां पर नेगेटिव होगा। अब इसमें से एक H+ यदि हम निकाल दें तो हमें कौन सी चीज मिलेगी? तो आपने कहा सर देखिए हमें ना SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई, ये चार्ज आवेश में किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। बहुत सही बात। तो मैंने कहा भैया HSO4 से यदि आपने एक H+ निकाल दिया तो क्या होगा? आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, SO4 2 नेगेटिव। बात समझ में आई? तो अब बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा कि यहां पर इसने H+ आयन डोनेट किया है, इसका मतलब यहां पर ये अम्ल माना जाएगा। ये बात, यहां पर ये अम्ल माना जाएगा, तो यहां पर ये अम्ल माना जाएगा। यस और नो? बोलो यस सर। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, जब HSO4 नेगेटिव H+ आयन को प्राप्त करेगा। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो H+ आयन दे रहा है या फिर वो जो H+ आयन है उसको ले रहा है। चलिए भैया, तो जब ये आपको, ठीक है, जब ये इसको क्या करेगा, तो आपने कहा सर प्राप्त करेगा। जब HSO4 नेगेटिव जो है ये H+ आयन को प्राप्त करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये था आपका SO4 नेगेटिव और ये यहां पर था H+ बेटा, प्राप्त कर रहा है अभी, ठीक है? तो इस सिचुएशन में होगा क्या? देखो, नेगेटिव पॉजिटिव कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, मतलब अपने को एकदम उदासीन चीज मिलेगी। आपने कहा हाँ जी सर। दूसरी बात, एक हाइड्रोजन इथे है, दूसरा वाला आ गया, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? तो आपने कहा सर 1 और 1 2 हो गए। बहुत बढ़िया। तो दिस विल रिटर्न इनटू व्हाट, H2SO4। क्या बात समझ में आई? तो कोई भी चीज H+ आयन डोनेट यदि कर रही है उसे हम अम्ल मानेंगे। यदि वो HCl, यदि वो H+ आयन को गेन कर रही है, प्राप्त कर रही है, तो उसे क्षारक माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? खत्म बात। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, इतना नोट करो, फिर एक मस्त वाली चीज बताता हूं। कर लिया? कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से निपटाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर ना एक नया शब्द निकल कर आता है, संयुग्मी अम्ल या फिर संयुग्मी क्षार। अब ये क्या होता है ये समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास HSO4 नेगेटिव है, छोड़ो अपन क्यों जाना इतने, मैं कह रहा हूं मेरे पास HCl है। अब ये क्या करेगा, ये H+ को धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, दान कर सकता है। चलो दान करवाते हैं। सब एक्वस सॉल्यूशन में, अपन लिख नहीं रहे बेटा, पर ये सब किस में? तो एक्वस सॉल्यूशन में। बात समझ में? तो इसने H+ को क्या किया, धारण जो है दान किया।
तो ये क्या हो गया, तो आपने कहा सर इसने H+ को दान किया है इसलिए ये हो जाएगा अम्ल। चलो भैया ये बात भी सही है, क्योंकि इसने H+ को दान किया है इसलिए क्या हो जाएगा सर, ये अम्ल हो जाएगा। दान करने के बाद जो बचा उसको कुछ तो बोलोगे ना बबुआ, दान करने के बाद जो बचा, जो भी भाग बचा, ये बचा हुआ भाग है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, आपने कहा हाँ जी सर। तो ये क्या है बेटा, तो ये बचा हुआ भाग है। ध्यान से देखना, अम्ल था, H+ निकल गया। अब H+ यदि निकला तो अम्लीयता कैसी हो गई, कम हो गई। अब अम्लीयता यदि कहीं से कम होगी तो अंडरस्टूड है, अपने आप ये क्लियर है कि क्षारीयता कैसी होगी, बढ़ जाएगी। यदि अम्लीयता कम होगी तो क्षारीयता कैसी होगी, बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो अम्लीयता यदि कम होगी तो क्षारीयता कैसी होगी, तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अम्लीयता यदि कम होगी तो क्षारीयता कैसी होगी, बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो यदि H+ निकल गया तो बचा हुआ भाग कैसा कहलाएगा, तुलनात्मक रूप से क्षारीय कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सही चीज लिख रहा हूं, तुलनात्मक रूप से कैसा होगा, क्षारीय होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, अब वो कक्षा 10वीं की बातें थोड़ी सी पीछे रह गई कि H+ देने वाले या HCl जो है अम्ल है, राइट, NaOH जो है वो आपका क्षार है। नहीं बेटा देखो, कोई आयन भी आपका अम्लीय और क्षारीय हो सकता है। दुनिया की कोई भी चीज अम्लीय और क्षारीय हो सकती है या फिर उदासीन हो सकती है, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि बचा हुआ भाग तुलनात्मक रूप से क्षारीय होगा। बिल्कुल सही बात है। कोई पॉजिटिव वैल्यू में से यदि कोई नेगेटिव चीज निकाल दो तो वो और पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो बस वही वाली बात है। तो वैसे यहां पर हुआ कि भाई बचा हुआ जो भाग है उसमें से H+ बाहर निकल गया, तो ये तुलनात्मक रूप से कैसा होगा भैया, क्षारीय होगा। इसलिए हम इसका एक और नाम देंगे और ये क्या होगा आपका, संयुग्मी क्षार। तो ये क्या होगा, तो आपने कहा सर ये संयुग्मी क्षार होगा। एक और उदाहरण लेंगे, इस कहानी को और बढ़िया तरीके से फिट करेंगे, इस खेल का और मजा लेंगे। आइए बनाते हैं थोड़ा सा माहौल, ठीक है। कोई भी एक ले लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। आओ, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास H2O है और ये H2O जो है वो H+ आयन दे रहा है और OH- आयन दे रहा है। खैर इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या होगा, तो भाई ये भी आपका संयुग्मी क्षार होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जब कोई अम्ल H+ आयन देता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई अम्ल H+ आयन देता है तो उसके बाद तो बचा हुआ जो आयन है वो क्या कहलाता है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जब भी कोई अम्ल H+ आयन देगा तो जो बची हुई चीज है, बचा हुआ जो आयन है, बची हुई जो स्पीसीज है, उसको अपन क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। एक और उदाहरण लेंगे क्योंकि हम तो पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ही समझेंगे, तो हम एक उदाहरण और लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, तगड़ा वाला उदाहरण। एक तीसरे नंबर पे उदाहरण मैं लेता हूं HSO4, या चलो H2SO4 लेते हैं, और ये परिवर्तित हो गया किसमें, तो बेटा H+ में हो गया और SO4 नेगेटिव में हो गया। तो भाई सीधी सी बात है कि ये H+ दे रहा है इसलिए तो अम्ल कहलाएगा, और H+ देने के बाद जो चीज मिलेगी, जो चीज बचेगी, उसको आप क्या बोलोगे, तो भैया वो ही है आपका संयुग्मी क्षार। क्षार क्षार, सीधी बात ये खोपड़िया के अंदर सेट कर लीजिए कि H+ निकलने के बाद जो भी चीज बची रहेगी वो क्या होगा, आपका संयुग्मी क्षारक होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस। चलो अम्ल वाली बात खत्म। अब आते हैं किस पर, क्षारकों पर। और क्षारक क्या होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड और लोरी की अवधारणा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, निपटा देंगे, रगड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। चलो अच्छा लिख देता हूं, ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी, ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी भैया की बात है।
लिख दो, क्या फर्क पड़ता है यार, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। और किसके बारे में बात करेंगे? तो भाई क्षार के बारे में बात करेंगे। हमने कहा क्षार कौन होते हैं? जो H+ आयन धारण करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, जो H+ आयन, जो H+ आयन क्या करते हैं? धारण करते हैं। अरे बाबा, जो H+ आयन क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, धारण करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। आओ आओ, पहला उदाहरण हमने लिया, हमने कहा कि भाई हमारे पास अमोनिया है और ये अमोनिया जो है वो H+ आयन से प्यार करता है। दूसरा उदाहरण हमने लिया, हमने कहा OH- है और ये भी H+ आयन से प्यार करता है। तीसरा उदाहरण हमने लिया Cl- और ये भी H+ आयन से प्यार करता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? एक और लेते हैं भैया, यदि यही बात है तो एक और लेते हैं। NO3- है या रुको, SO4- है और ये भी आपका H+ आयन धारण करता है। तो हर वो चीज इस पूरी दुनिया में जो कि बेसिकली H+ आयन को धारण करेगी ना बाबू, राइट? बोलो यस सर। तो वो क्या होगा? आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी भैया का क्षार होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? क्षार हैं, क्योंकि ये H+ आयन को धारण कर रहे हैं। तो ये होंगे आपके क्षार, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा और ये लास्ट वाला बाबू भी होगा। आपके दिमाग में एक चीज आ रही है ना, सर ये टॉपिक बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल था, पता नहीं हम क्यों कंफ्यूज होते थे इसमें। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल। आ जाओ, हो गया। तो मिलेगा क्या यार, वो भी तो थोड़ा देख लें। मिलेगा क्या, वो भी तो थोड़ा देख लें। मिलेगा क्या, वो भी तो थोड़ा देख लें। आओ, तो ये हो जाएगा आपका NH4+, ये हो जाएगा आपका H2O, ये हो जाएगा H2O। क्यों होगा वो भी बता देते हैं। बहुत सारे हमारे जो धुरंधर बच्चे हैं उन लोगों को कई बार पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों होता है। देखो, दोनों को एक साथ लिखोगे तो दिस विल टर्न इनटू H2O। ये क्या होगा? तो आपने कहा सर HCl। ये क्या होगा? तो आपने कहा सर H2SO4। ये लो, क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ सर, बस चकाचक है। तो सवाल पैदा होता है कि भाई क्षार वो था जिसने H+ आयन को धारण किया, और धारण करने के बाद क्या बना? तो भाई H+ आयन के धारण करने से, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, H+ आयन के धारण करने से अम्लीयता थोड़ी सी बढ़ गई। H+ आयन के धारण करने से अम्लीयता तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कैसी हो गई? बढ़ गई। H+ आयन के धारण करने से अम्लीयता थोड़ी सी बढ़ गई, तो हमने कहा सुनो, ये तुलनात्मक रूप से कैसा होगा भाई? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। तो ये जो होंगे अब सारे के सारे, ये और ये, तो ये सीधी सी बात है भैया, क्या बन जाएंगे? संयुग्मी अम्ल बन जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इसको अपन इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएंगे। इसलिए यहां से आप लोगों को कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि अब आपके सामने चार शब्द हैं, अम्ल, क्षार, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। और जब तक नहीं समझोगे, जो कि अपन समझ चुके हैं, तब तक खेल में मजा आएगा नहीं। आओ, तो भैया ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपने कहा सर 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 सर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे स्टूडेंट्स बेटा संयुग्मी अम्ल, क्योंकि इन सब ने क्या किया है? ध्यान से देखिएगा, इन सब ने, मतलब ये सब तब बने हैं जब एक क्षार ने H+ को ग्रहण किया। तो क्षार जब भी H+ आयन को ग्रहण करेगा, बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई भी क्षारक जब भी H+ आयन को ग्रहण करेगा, वो परिवर्तित हो जाएगा संयुग्मी अम्ल में। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि क्षार जो है वो बनाता है संयुग्मी अम्ल। और लिखो ना इसको, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर लिखो, चलो। तो क्षार जो है वो बनाता है संयुग्मी अम्ल, और जो अम्ल होता है, राइट बबुआ, अम्ल जो होता है वो बनाता है संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। तो अम्ल बनाता है संयुग्मी क्षार, और भैया आपका जो है, किधर गया रे बाबा,
और भैया आपका जो अम्ल है राइट वो बनाता है संयुग्मी क्षार और क्षार बनाता है संयुग्मी अम्ल। देख लो एक बार, कहीं कोई दुख दर्द परेशानी है जो कि बिल्कुल नहीं होगी, फिर बेदी है। कमेंट बॉक्स में जाओ, वैल्यू वहां पर अपना जो भी डाउट है उसको रखो, उधर पे घुस के उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे अपन लोग, खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक एक कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी के अंदर सेट करने वाला हूं बच्चों, है ना? चलो पक्का? यस सर। पक्का? बोलो यस सर। आओ भैया, आते हैं, बनाते हैं माहौल। चलिए, तो ये अब कैसा था? अम्ल था। ये कैसा था? तो आपने कहा सर ये अम्ल था। ये कैसा था? तो आपने कहा सर ये क्या था? अम्ल था। अम्ल माना जाएगा। तो ये कैसा था? तो आपने कहा सर अम्ल। और जब उस अम्ल ने H+ दे दिया तो अब वो क्या बन गया? तो भाई सीधी सी बात कि ये बन जाएगा संयुग्मी क्षार। और ये बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, H+ ग्रहण किया है तो ये बन जाएगा संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। और इसको आपने क्या माना है भाई? क्षार माना है। खत्म बात। हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने कर दिया टाटा बाय बाय। पर जब तक इसी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगा लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट में परफेक्शन नहीं आ पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ क्वेश्चंस को उठा उठा के सॉल्व करने पड़ेंगे। आओ करते हैं, नोट करो रे। ठीक, आइए। तो डेफिनेशन वगैरह सब आपको क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसको अब आप लिख लो, मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को। आइए भैया, उदाहरण लेते हैं। ठीक है जी, उदाहरण लेते हैं। अच्छा, ये भी सही है। प्रोटॉन बहुत बढ़िया। प्रोटॉन मतलब H+। प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? तो H+ होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूं, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु है, और ये जो हाइड्रोजन का परमाणु है, यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोलो यस सर। हाइड्रोजन के अंदर कोनो न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर और प्रोटॉन है यहां पर आपका अंदर। कहां पर? तो नाभिक के अंदर माहौल बना रहा है कौन? प्रोटॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन ही यदि यहां से बाहर निकाल दिया ना, मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल दिया, मतलब H में से हमने इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल दिया, तो बचा कौन? सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए इसको प्रोटॉन के टर्म्स में भी लिखा जाता है कि हर वो चीज जो प्रोटॉन देती है, और ध्यान से देखिएगा, हर वो चीज जो प्रोटॉन दे सकती है वो अम्ल है, हर वो चीज जो प्रोटॉन ग्रहण करती है वो क्या है? तो भैया क्षार है। ध्यान से देख लो। देखो भैया, H2O ने क्या किया? तो आपने कहा सर H2O ने अपना एक हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया को दे दिया। H2O ने क्या किया? तो आपने कहा सर H2O जो था, ठीक है, उसने अपना एक H+ जो है वो अमोनिया को दे दिया। राइट? तो जब इसने एक अपना H+ अमोनिया को दे दिया तो ये अम्ल बन गया ना बाबू? दे दिया तो अम्ल बन गया। देने के बाद क्या बना? संयुग्मित। मैं क्या लिख रहा हूं? संयुग्मी। हाँ ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया? संयुग्मिक क्षारक बन गया। देखो, संयुग्मित क्षारक बन गया क्योंकि इसमें से H+ निकल चुका है। अब जिस भाई ने H+ आयन को क्या किया था भाई? धारण किया था। जिस भाई ने H+ आयन को धारण किया था वो भाई H+ लेने वाला तो क्षारक ही होगा ना? बोला यस सर, धारण किया था, प्रोटॉन ले लिया, और वो क्या बन गया भाई? संयोगिक। खत्म बात। कॉन्सेप्ट को सीधे खोपड़ी में सेट कर लो, बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा वाला उदाहरण करते हैं। HF, H2SO4 और HCO3 नेगेटिव के संयुग्मी क्षारक बनाने हैं। संयुग्मी क्षारक कब बनते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किसी अम्ल से, अम्ल मतलब कौन? जो H+ आयन देता है। किसी अम्ल से H+ यानी कि प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद, अरे बाबा, किसी अम्ल से प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद किसी अम्ल से H+ यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं, राइट, इनके बाहर निकलने के बाद जो आयन
यौगिक बचता है या रह जाता है। देखो भैया एकदम मस्त डेफिनेशन के साथ बता रहा हूं, कौन मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई कि एक चीज क्लियर है कि किसी अम्ल से H+ आयन या प्रोटॉन बाहर निकालने के बाद जो भी चीज बचती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? तो आपका संयुग्मी क्षारक बोलेंगे। चलो भाई, संयुग्मी क्षारक है तो H+ से हम H निकाल देते हैं ना, F नेगेटिव। H2SO4 से एक बार निकालते हैं हम लोग H। आहा, बहुत बढ़िया। SO4 2 गुरुजी जोश में आ गए। HSO4 नेगेटिव, ओके जी। और मैंने कहा HCO3 नेगेटिव है एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? H+ यदि बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका CO3 नेगेटिव। तो दुनिया की हर वो चीज जिसने H+ दिया है, डोनेट कर दिया, दान कर दिया, वो तो अम्ल है। ठीक है जी। कौन से अम्ल है? तो ब्रोंस्टेड अम्ल है, लॉरी अम्ल है। और जो बचा, मैं क्या कह रहा हूं बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज बच रही है उसको हम क्या बोलेंगे? आपने कहा सर कहानी बहुत ही शानदार है, जो भी चीज यहां पर बच रही है उसको हम क्या बोलेंगे? तो भैया उसको अपन बोलेंगे क्या? संयुग्मी क्षारक बोलेंगे। सीधे खोपड़ी में सेट करो, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पक्का? बस तो कोई एक आयन अम्ल जैसा भी बिहेव कर सकता है और क्षारक जैसा भी बिहेव कर सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण हमने लिया था। कहां गया रे बाबा? निकलना रे बाबा, ये लो। तो आपका जो HSO4 है वो अम्ल है या क्षारक है? तो भैया ये दोनों है। सवाल पैदा होता है कि आप इसको कैसे बताओगे? ये दोनों है बबुआ। HSO4 नेगेटिव जो है ये दोनों है। सवाल पैदा होता है कि आप इसको कैसे बताओगे कि ये दोनों हैं? तो जब इसने H+ आयन को दान किया, ये अम्ल कहलाएगा। जब इसने H+ आयन को प्राप्त किया, ये आपका क्षार कहलाएगा। अम्ल यदि ये है तो संयुग्मी क्षार बनाएगा, क्षार यदि है तो ये संयुग्मी अम्ल बनाएगा। और हमेशा के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है खोपड़ी के अंदर जाकर सेट हो गया। ठीक है, नोट करेंगे। अरे नोट करेंगे यार, अपन बहुत माहौल बनाने वाले हैं इस बार। 11th क्लास का एक एक कॉन्सेप्ट खोपड़ी में सेट करूंगा आप लोगों के। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, आपने कहा हाँ जी सर। चलो नोट कर लो बेटा। एक और एग्जांपल यहां पर दिया गया है। ठीक है, ब्रोंस्टेड क्षारक के लिए संगत ब्रोंस्टेड अम्ल आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। चलिए तो भैया मजे वाली बात तो बिल्कुल है, क्योंकि अब हमारे पास कौन सी चीज दे दी गई है? देखो अपने पास 3 चीजें दी गई है और तीनों को हम यहां पर एक काम करते हैं, लिख लेते हैं भाई। तो रुको ना, इसको निपटाते हैं बढ़िया से। तो मैंने कहा भैया NH2 नेगेटिव है मेरे पास में NH3 है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं भाई? अमोनिया बोल रहा हूं। और साथ में मेरे पास में HCOO नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास 3 यहां पर जो है क्या दिए हुए हैं, क्या बोल रहे हैं हम इसको? ब्रोंस्टेड आपके क्षारक बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड आपके बेसिस बोल रहे हैं। अब इसके लिए आपको जो है संगत या संयुग्मी ब्रोंस्टेड अम्ल जो है वो आपको बताना है। तो आपने कहा सर यदि ये क्षारक है तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये H+ आयन को क्या करेगा? गेन करेगा, धारण करेगा। सब में एक काम करते हैं, राइट, H+ आयन जो है बेटा वो जोड़ देते हैं। बस इतनी सी कहानी। बात समझ में? अब H+ आयन के आने के बाद उसकी जो अम्लीयता है वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। और यही एग्जैक्टली यहां पर हुआ और कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, और वो ये ट्विस्ट है कि H+ के जुड़ने से भैया ये हो जाएगा आपका NH3। ये आपका क्या हो जाएगा? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू, ये जाएगा NH4+। और ये क्या हो जाएगा? तो देखो, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक कैसा है आपका? नेगेटिव, एक है आपका पॉजिटिव। दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल और भैया न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां से एक चीज निकल कर आती है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि भैया यहां से आते हैं क्वेश्चंस। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, इसको आप क्या बोल रहे हो? इसको आप बोल रहे हो क्या? ब्रोंस्टेड क्षार। इसको तो आपने क्षार कहा, इसको भी आपने क्षार कहा, पर याद करो कि अब ये जो चीज है ये क्या बन गई? तो ये बन गया संयुग्मी अम्ल बन गया। बात समझ में आई? मतलब इसकी अम्लता
NH3 की जो अम्लता है वो NH2 से कैसी है, तो आपने कहा सर ज्यादा है, दैट्स ऑल। मतलब ये कि यदि मैं NH3 को कंपेयर करता हूं इसके साथ में तो अम्लीय है। बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। यदि इस NH3 को मैं कंपेयर करता हूं NH2 के साथ में तो भैया वो निकलता है अम्लीय, एकदम चकाचक बात है। पर यदि उसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में, देखो तो यहां पर अभी ये क्षार जैसा काम कर रहा है, बात समझ में। और अभी ये कैसा है, तो ये भी संयुग्मी अम्ल, ये भी संयुग्मी अम्ल, बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि भैया कोई यौगिक या फिर आयन अम्ल या क्षारीय होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई अम्ल या फिर क्षार या सॉरी कोई भी यौगिक या फिर आयन अम्ल या क्षारीय होता है किसी की तुलना में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। कोई अम्ल या क्षारक जो है कैसे बताओगे, तो भैया वो किसी की तुलना में होगा। इसको अपन समझ लेते हैं यही सारे एग्जांपल्स को पटक पटक के, बात समझ में आई। अब मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास NH2 नेगेटिव है, फिर मैंने कहा कि मेरे पास NH3 है, फिर मैंने कहा कि मेरे पास NH4 पॉजिटिव है। तो बेटा ध्यान से देखो, अच्छा एक और बना लेते हैं अपन, NH2 नेगेटिव है, बात समझ में आई। तो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सब में H+ जुड़ता गया, इसमें H+ जुड़ेगा तो यही तो बनेगा। आपने कहा हाँ जी सर। अच्छा इसमें H+ जुड़ेगा तो ये बनेगा, हाँ जी सर। इसमें H+ जुड़ेगा तो ये बनेगा। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट राइट राइट। इस तरफ जाने पर क्या बढ़ रही है, आपने कहा सर अम्लीयता बढ़ रही है। इस तरफ जाने पर कौन सी चीज बढ़ी, तो आपने कहा सर अम्लीयता बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि यदि आप NH3 की बात करोगे तो वो NH4 से क्षारीय है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, JEE का सवाल। NH3 की यदि आप बात करेंगे तो वो NH4 से तो कैसा है, क्षारीय है, पर आपके NH2 नेगेटिव से कैसा है, तो भाई अम्लीय है। तो कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में अम्लीय हो सकती है, किसी के रिस्पेक्ट में क्षारीय हो सकती है। एक और उदाहरण हम यहां पर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई मैंने कहा कि मैंने अमोनिया को मिलाया जल के साथ में, तो मुझे कौन सी चीज मिली, तो भैया मुझे मिला यहां पर NH4 प्लस और ये यहां पर OH-। तो अब यदि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बाबू H+ किसने दिया, तो आप बोलेंगे सर H2O ने H+ दिया। किसको दिया, तो NH3 को दिया। चलो बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण हम लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। HCl थे हमारे पास और ये हमारे पास H2O है, मिलाया, रिएक्शन की, Cl नेगेटिव मिला और यहां पर हमें मिला H3O प्लस। भाई सीधी सी बात है, जो H+ निकला वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, बात समझ में। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले वाले केस में आपका जो H2O है ना, इसने हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन का आयन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन का देना, ठीक है। तो पहले वाले केस में इसने प्रोटॉन दिया, दूसरे वाले केस में इसने प्रोटॉन को क्या कर लिया, भाई धारण कर लिया, गेन कर लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, चलो मस्त वाली बात। तो अब आपके ये तो समझ में आ गया कि इसने प्रोटॉन दिया है, तभी इसके पास OH नेगेटिव है। तो अब ये कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक अम्ल जैसा बिहेव करेगा और ये क्षार जैसा बिहेव करेगा, बात समझ में, क्योंकि इसने H+ आयन को डोनेट कर दिया और जिसने H+ आयन को गेन कर लिया वो बन गया आपका क्षार। बहुत चकाचक वाली बात भैया। पर यदि आप ध्यान से देखेंगे बाबू, तो इस वाले ने H+ आयन को क्या किया है, धारण किया है, राइट। तो ये कैसा होगा, आपका क्षार होगा, और ये कैसा होगा, जिसने डोनेट किया है वो अम्ल होगा। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ओह सर ये वाली बात है कि जो H2O है ना, वो NH3 के सामने तो हीरो बन रहा है और अम्ल है, बात समझ में आई। पर HCl के सामने H2O जो है वो कैसा है, आपका क्षारक है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि इसका जो pH होगा वो 7 से कम होगा, इसका 7 होगा, और NH3 का कैसा होगा भैया, 7 से ज्यादा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो कोई भी यौगिक या आयन किसी की तुलना में या तो अम्लीय होता है या फिर कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, लिख लो रे बाबा, पक्का। अब यदि मैं आपसे पूछूंगा कि संयुग्मी अम्ल क्या है या संयुग्मी क्षार क्या है, तो भाई वो तो आप बता ही देंगे, ठीक है। अब देखो जो क्षार था वो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन ग्रहण करने के बाद संयुग्मी अम्ल बन जाता है, बोलो यस सर। और ये क्या बन जाएगा बेटा, संयुग्मी क्षार बन जाएगा बेटा, बोलो यस सर। ऑन द सेम वे, जिसने अपना H+ दे दिया उसकी अम्लीयता थोड़ी सी कैसी हो गई भाई, कम हो गई। इसको अपन pH से भी समझ सकते हैं। तो जिसने H+ दे दिया बाबू, उसकी अम्लीयता थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए कैसा हो जाएगा, संयुग्मी
क्षार हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? तो भैया संगत या फिर संयुग्मी, एक ही वर्ड है, कोई फर्क नहीं है इसमें, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी थी। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो चीज है ये एसिड है या फिर बेस है, तो अब आपके पास उसके दो रिप्लाई होंगे। या तो आप पीएच पेपर देखकर बताओगे, यदि आपको उसका पीएच पता है तो, या तो फिर आप ये बताओगे भैया तुलना किससे करनी है, बिना तुलना के तो आप नहीं बता पाओगे। बात समझ में आई? तो ये जो आपका H2O है भैया क्षार की तुलना में अम्ल है, पर HCl की तुलना में कैसा है? क्षार है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, नोट करेंगे बेटा। चलो पक्का? चलिए भैया आपने इसको नोट कर लिया, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। तो बस यहां से समझ में आ गया ना अपने को? ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। नीचे वाला पोर्शन प्लीज आप मत देखिए। आपको बताना है कि ये जो चार प्राणी यहां पर दिए गए हैं, ये जो चार प्रकार के यौगिक यहां पर दिए गए हैं, बाबू, सोना, जादू, टोना, नाम दे दो इनके, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये हो गया बाबू, ये हो गया सोना, ये हो गया जादू, ये हो गया टोना। ठीक है जी, ये ब्रोंस्टेड अम्ल तथा ब्रोंस्टेड क्षारक दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए संगत संयुग्मी अम्ल लिखिए। संगत या संयुग्मी अम्ल जो होगा उसमें H+ जोड़ दिया जाएगा और क्षारक में से H+ निकाल दिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई एक लेते हैं। H2O है, बोलो यस सर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इसको मिटाओ पहले भैया, मिटाओ रे भैया। मैंने कहा H2O है, आपने कहा हाँ जी सर। H+ जोड़ दें, आपने कहा हाँ जी सर। लो भैया, क्या बन गया? क्या बन गया? जल्दी बताओ क्या बन गया? तो H+ उसमें जाकर जुड़ा ना, H+ जाकर जुड़ा ना। जिसने H+ लिया वो होगा क्या भैया? वो क्षार होगा। और इसके बाद क्या बनेगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला खेल खेलते हैं कि H2O जो है वो टूट कर दे रहा है H+ आयन और OH- आयन। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो इस सिचुएशन में ये कैसा होगा? तो भाई ये अम्ल होगा। और यदि ये अम्ल होगा तो ये वाला जो भाग है ये कैसा होगा? तो संयुग्मी क्षार होगा। खत्म बात। तो ये होगा आपका संयुग्मी क्षार। दैट्स ऑल। तो बस हो गया, खेल खत्म। संयुग्मी अम्ल मिल गया, क्षार मिल गया, खेल खत्म। तो ध्यान से देखेंगे, यदि आप इसकी बात करेंगे तो संयुग्मी अम्ल ये होगा बेटा, देखो लिखा है उधर पे, संयुग्मी क्षारक ये होगा। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो है प्रोटॉन का। पूरा का पूरा जो खेल है बाबू वो किसका है भाई? प्रोटॉन का है, यानी कि H+ आयन का है। ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन जुड़ने पर संयुग्मी अम्ल बनता है और प्रोटॉन के निकलने पर संयुग्मी क्षारक बनता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू संयुग्मी अम्ल जो होता है, बात समझ में आई, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो अपने को सीधे बताने का, देखो भैया ऐसी बात है, यदि कहीं पर H+ आयन जुड़ेगा तो संयुग्मी अम्ल बनेगा, और यदि कहीं से H+ आयन बाहर निकलेगा तो वो आपका संयुग्मी क्षारक बनेगा। ऑन द सेम वे नीचे वाले भी आप देख लेंगे। देखो क्या ये बात समझ में आ गई? बस नोट कर लो बेटा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्लीज नोट इट। डन, डनाडन। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण हमने यहां पर दिया हुआ है जहां पर तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया ना। ठीक है, पक्का? ठीक ठीक ठीक। तो एक और एग्जांपल यहां पर दिया है, यहां पर जो थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल के बारे में बात की थी, किधर गया रे बाबा? ये देखो, ये वाला एग्जांपल दिया गया है। तो यहां पर आपका जो जल होगा वो बेसिकली क्षारक के जैसा क्या करेगा भाई? बिहेव करेगा। तो बस ये एक टॉपिक है। तीनों जो हम पार्ट पढ़ते हैं, आरएनएस पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी पढ़ते हैं और लुईस पढ़ते हैं। लुईस अभी पढ़ना बाकी है। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर 4 ऐसे शब्द हैं जिसमें पेपर बनाने वाले अंकल को यह लगता है कि भैया ये कंफ्यूजिंग है, यहां बच्चा परेशान हो सकता है। अंकल आपको और हम सब लोगों को जानते नहीं, अपन प्रैक्टिस करके बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये लो, खत्म बात। तो आप इसे नोट करेंगे और हम एक तगड़े वाले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, तीसरा तरीका लुईस अम्ल और क्षारक। बहुत ध्यान से देखना, लुईस अम्ल और क्षारक। सीधे सीधे हम बात करेंगे किसके बारे में? लुईस अम्ल, ठीक है, अम्ल एवं क्षारक
का लुईस अंकल ने क्या बताया था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। लुईस अंकल, स्कूल के एग्जाम में अंकल वगैरह मत लिखना, साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, ठीक है। वाली परिभाषा बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा भैया लुईस अंकल 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 वाली परिभाषा। अब ये परिभाषा क्या होगी, तो बाबू बहुत ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं लुईस अम्ल, बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं लुईस अम्ल। अभी तक आपने क्या किया कि जब आप ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की बात कर रहे थे तब आपने प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन के आयन के बारे में बात की, पॉजिटिव आयन के बारे में बात की। लुईस अम्ल का कहना है, सीधे सीधे बहुत ध्यान से देखिएगा, लुईस अम्ल जो है वो ये कहता है कि दुनिया की हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण कर सकती है, कोई भी यौगिक, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु, कोई भी आयन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन सीधे सीधे बनाएंगे, ऐसे ही बना लेते हैं, चलो ठीक है। किसी कोई आयन अणु नहीं कह सकते, बेसिकली यौगिक कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं। यौगिक तत्व यदि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब की बात हो रही है यहां पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात हो रही है, तो कोई आयन यौगिक तत्व या कोई आयन यौगिक तत्व यदि इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करता है, को धारण कर सकता है, करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? लुईस अम्ल बोलते हैं। एक और डेफिनेशन लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक, बात समझ में आई? लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, अपने पास BF3 था, याद करो अपने पास क्या था, तो आपने कहा सर BF3 था अपने पास, और BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, उसका अष्टक यानी कि ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, बात समझ में आई? तो BF3 में कोई इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट, यार इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा भैया? इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या कर लेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, धारण कर लेगा। ये पहली कहानी। अब आते हैं किसकी तरफ, तो सर लुईस क्षार की तरफ। अब ये क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई, छोड़ो ना अपन सीधे लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, दान या फिर शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या होगा, तो भाई एक बड़ा अच्छा इसका उदाहरण है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका तगड़ा वाला उदाहरण क्या हो जाएगा, तो भाई NH3 हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन युग्म वही दान करेगा, वही शेयर करेगा जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि OH नेगेटिव, बात समझ में आई? तो ये सारे, और ये भी ले लो भाई, सीधी सी बात है, H2O भी आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये सब प्रकार एक प्रकार के क्या हो जाएंगे, लुईस क्षार हो जाएंगे। तो दुनिया की हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर सकती है वो क्या है, आपकी क्षार है। दुनिया की हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होगा उसको क्या कर सकती है भाई, धारण कर सकती है, वो आपका क्या होगा, तो अम्ल होगा। इसको आप चकाचक तरीके से एकदम नोट कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, इसके 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं, मजा आने वाला है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोकिए, डाउनलोड हाँ मतलब कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो भैया और आ जाओ। तो ये सारे यदि आप उदाहरण देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है उसको दान कर सकती हैं। तो ध्यान से देखिएगा भैया, इलेक्ट्रॉन शुद्ध स्पीसीज यानी कि जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आ रही है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई, लुईस अम्ल कहलाते हैं। जबकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, बात समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं और ये लुईस क्षारक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, इतना नोट कीजिए।
ऐसा कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो डन, आपने कहा हाँ जी सर, डन 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 डन। चलो इसको उठाते हैं और देखते हैं कि भैया ये जो चीज है ये लुईस अम्ल की भांति कैसे व्यवहार करेगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास AlCl3 है, आपने कहा हाँ जी सर AlCl3 तो है अपने पास में। अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो भाई एल्यूमिनियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बोलेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 के साथ तो वो कनेक्ट ही हो गया। ये देखो एल्यूमिनियम जो है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपने कहा सर 1 2 3, और 3 के साथ ही वो कनेक्ट हो गया क्लोरीन के साथ। ये देखो यहां पर अपन क्लोरीन बना देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर हमने जो है क्लोरीन बना दिया, Cl हो गया, यहां पर भी Cl हो गया, राइट, और यहां पर भी Cl हो गया, और ये हमने इस तरीके से क्या कर दिया, तो आपने कहा सर कनेक्ट कर दिया, राइट। हम थोड़ा और ध्यान से यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई। और भी क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन से बचे कुछ है हमने वो सारे बना दिए। पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो भैया एल्यूमिनियम जो है उसके पास 1 2 3 4 5 6 कुल इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने साझेदारी की है, और अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इसकी जो कक्षक है वो भी कैसी पड़ी होगी भैया, बिल्कुल खाली पड़ी होगी। बात समझ में आ रही है। तो यदि इसकी कक्षक भी खाली पड़ी होगी तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ सकता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन के युग्म के आने के लिए भैया जगह भी तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो भी इलेक्ट्रॉन शुद्र स्पीशीज होगी, जैसे कि ये देख लो, या जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म आ सकता है, और ये सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, तो भाई लुईस अम्ल जैसे। बात समझ में। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे ये BF3 देखो। अब आप ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका BF3 है, बात समझ में आ रही है। इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक ना कक्षक वाला डायग्राम बना ही लेते हैं। आइए भैया, चलो हमको बनाना है BF3। तो सेंट्रल एटम क्या है, तो आपने कहा सर बोरॉन है, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहां पर 5 है तो 1s2 है, यहां पर 2s2 है, और यहां पर 2p1 है। एकदम चकाचक बात। चलो अब यदि मैं इसको डिब्बों में रिप्रेजेंट करता हूं तो पहली ऑर्बिट तो पूरी भरी हुई है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम बना लेते हैं। चलिए भाई, तो ये मैंने यहां पर 2s2 बना लिया, और ये यहां पर मैंने जो है 2p1 बना लिया, ये इस तरीके से 2p1 बना लिया, ठीक। पर मुझे कहना है कि भाई बोरॉन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में फ्लोरीन से कनेक्ट होना चाहता है। तो बोरॉन को यदि 3 आबंध बनाने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, तो भाई खाली रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा। चलो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये सुनो ना, ये कुछ नया थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन ने भैया, ये भर भर के कहां पर पड़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। और यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा है रासायनिक आबंधन वाला, तो प्लीज आप जाकर देख लीजिए, बहुत मजेदार कहानी है। चलो तो मैंने क्या किया, रुको एक मिनट, तो मैंने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये बोरॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यानी कि पहले तो वो धरा अवस्था ग्राउंड स्टेट में था, अब आ गया वो उत्तेजित अवस्था में। बात समझ में आ रही है। बोरॉन के लास्ट के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे दूसरी वाली ऑर्बिट वाले, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कौन से, तो भाई ये 2 और ये वाला 1, उसको हमने खाली कर दिया। अब 3 इसमें हम क्या करते हैं भाई, फ्लोरीन जोड़ देते हैं। चलो पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन जोड़ दिया। देखो ये खाली डिब्बा है, तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ये खाली कक्षक है। बात समझ में आ रही है। तो भाई लुईस अम्ल जो बनेगा उसके पास खाली कक्षक का होना बहुत जरूरी है। यह अंदर की बात, ये कैसी है, तो आपने कहा सर ये अंदर की बात है ना, बिल्कुल सही बात भैया। तो लुईस कक्षक जो भी है इसके पास खाली, लुईस आपका जो अम्ल है उसके पास खाली कक्षक का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका अष्टक जो है वो कैसा हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो फिर यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन किसके आते हैं, देखो आप अमोनिया को यदि देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसे होते हैं भाई, मुक्त होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसके साथ वो BF3 के साथ आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कनेक्ट हो जाएंगे। कहानी जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है भैया, हाँ जी भैया, नोट करेंगे भैया, मस्त वाली बात है भैया। ठीक है, चलो तो ये सारे आप उदाहरण ले सकते हैं, और यहां से आप बता सकते हो कि कोई भी चीज आपकी जो है लुईस अम्ल है या फिर लुईस क्षार है। हम उदाहरण ले लेते हैं। चलो जैसे आप H2O की आप बात करोगे, तो भाई H2O जो है, H2O कौन कौन है,
आपके पास H2O है, NH3 है, OH नेगेटिव है। चलो ये तीनों भी देख लेते हैं। H2O है, OH नेगेटिव है और NH3 है। आप यदि ध्यान से देखेंगे ना तो इन सबके पास में सम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब तभी तो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, राइट। तो इन सबके पास में कौन सी चीज है, तो आपने कहा सर सम इलेक्ट्रॉनों की क्या है इन सबके पास में, तो भाई संख्या है। तो बच्चों ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं इनके पास सम इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। आप H2O के पास देख लो, H2O ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स पक्का, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 के साथ उसने आबंध बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन उसके खाली बच गए बेटा। तो ये तो बिल्कुल आपका जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, तो ये एक आपका लुईस क्षार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कौन से हो जाएंगे, तो आपने कहा सर लुईस 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 लुईस, अरे यार लिख जा भाई लिख जा भाई लिख जा भाई, लुईस क्षार। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत मजेदार। OH नेगेटिव देखते हैं बेटा, O है H है। अब ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन यदि हम देखेंगे तो भाई कितने होंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, टोटल इसके पास 6 होते हैं, एक के साथ वो आबंध बना चुका है। अब यहां पर देखो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये OH था आपका। अब मैं कह रहा हूं कि भैया सम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि 5 इलेक्ट्रॉन में तो ये कोई लुईस क्षार बनने वाला नहीं है बाबू। इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब हम मंगवाएंगे तो यहां पर एक रुको, तो यहां पर ऐसा नेगेटिव आवेश आ जाएगा, नेगेटिव बना लेते हैं अपन ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा भाई, एक लुईस क्षार बन जाएगा। अमोनिया की यदि हम बात करें तो दुनिया जानती है कि अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नाइट्रोजन के पास रहते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे भाई सम इलेक्ट्रॉन यदि दान किए जा सकते हैं तो वो जो चीज है वो क्या होगी आपकी लुईस, जल्दी से बोलो, तो क्या हो जाएगी, तो भैया ये हो जाएगी आपकी लुईस क्षार। तो ये सारे के सारे लुईस क्षार हो जाएंगे, खत्म बात। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल। हम जितने चाहें उतने उदाहरण ले सकते हैं। Cl नेगेटिव भी एक लुईस क्षार होगा, राइट। ऑन द सेम वे Cn नेगेटिव भी एक लुईस क्षार होगा। अच्छा एक और चीज, लुईस क्षार जो है वो दोनों प्रकार से हो सकते हैं, मतलब वो उदासीन भी हो सकते हैं भाई, उदासीन भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। तो ये उदासीन भी हो सकते हैं जस्ट लाइक H2O, या फिर आपका NH3, और या तो फिर आयन भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, OH नेगेटिव हो गया, या फिर आपका Cn नेगेटिव हो गया, या फिर आपका Cl नेगेटिव हो गया। तो आयन आपके देखो उदासीन भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। और आयन कैसे होंगे, तो भैया ऋणायन होंगे। आयन कैसे होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सारे के सारे जो आयन्स हैं वो कैसे होंगे भाई, ऋणायन होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें किसके बारे में भाई, लुईस अम्ल के बारे में, शायद अपन ने किया भी था। तो लुईस अम्ल जो है, चलो ये तो आप ये लुईस क्षार वाला तो आप नोट करेंगे। अब यदि हम बात करते हैं भाई लुईस अम्ल की, किसकी बात करेंगे, तो आपने कहा सर लुईस अम्ल की बात समझ में आई। और ये कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि पेयर जो है प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर सकते हैं वो आपके क्या होंगे, तो भैया लुईस अम्ल होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए जी, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें उदासीन भी होंगे कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने वाले, जैसे कि BF3 या फिर AlCl3, और कुछ आपके जो हैं आयन भी होंगे, या आप ये कह लो कि प्राप्त कर सकते हैं तो धनायन होंगे बेटा, धनायन होंगे। जैसे कि बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, H+ ले लो, Mg2+ ले लो। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत सिंपल है, नॉर्मल एकदम बेसिक केमिस्ट्री, एकदम चकाचक मजेदार शानदार। कोई भी सवाल आएगा बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए पक्का। तो भैया इस तरीके से अपन ने जो लुईस अंकल वाले कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी खत्म कर लिया। एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं 3 प्रकार के, एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं, और आज की जो क्लास है उसको हम समापन की तरफ लेकर चलते हैं कि जो अम्ल और क्षारक हैं, राइट, उसको हम 3 तरीके से बता सकते हैं, उसको हम 3 तरीके से बता सकते हैं, और हम तीनों ही तरीके से बताएंगे क्योंकि भैया अब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। चलो आ जाओ। तो इसको हम तीनों ही तरीके से बताएंगे। चलो
चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो, ऐसे ऐसे, हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, आ जाओ। मैं इसको 3 डिवीजन में बना देता हूं, अम्ल और क्षारक। तो एक तरफ हम ले लेते हैं, रुको, करते हैं ना, रुको ना, जे बात। चलिए भैया, और रुकिए, और बीच में हम एक काम करते हैं, यहां पर एक डिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर उधर इधर सेट कर देते हैं। चलो भाई, ये सारी चीजें हमने यहां पर कर दी, और ठीक है, कुछ और लाइंस हम यहां पर बना देते हैं ताकि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, और ये भैया मैंने पूरा यहां पर बना दिया, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलो, बहुत मजेदार वाली कहानी हम यहां पर कहेंगे भैया अम्ल। बच्चों हम यहां पर कहेंगे अम्ल, और यहां पर हम कहने वाले हैं क्षार। बात समझ में आई? और क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है तो तीनों के हम नाम भी लिख देते हैं। सबसे पहले आरएनियस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आरएनियस। सबसे पहले हम आरएनियस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रंस्टेड एवं लोरी, 2 अलग अलग लोग थे, और लास्ट में हम बात कर लेंगे लुईस के बारे में। ठीक है, चलो, तो आरएनियस अंकल ने क्या कहा कि इस दुनिया की हर वो चीज जो H+ आयन दे सकती है वो आपकी क्या होगी, अम्ल होगी। तो हर वो चीज जो क्या कर सकती है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो H+ आयन दे सकती है, H+ आयन दे सकती है, वो क्या होगी, तो अम्ल होगी। उदाहरण ले लो HCl, उदाहरण ले लो H2SO4, उदाहरण ले लो HNO3। यहां पर कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं थी। और क्षार में कहा कि दुनिया की हर वो चीज जो OH नेगेटिव आयन दे सकती है, OH नेगेटिव आयन दे सकती है। बात समझ में आ रही है? वो आपका क्या होगा भाई, क्षार होगा। जैसे कि NaOH, जैसे कि CaOH2, जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप लोग बोलते हैं MgOH2। बात समझ में आ गई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा कि भैया अम्ल वो चीज है जो, ये आरएनएस से ही मैच करते थे आदि कहानी, कि जो H+ दे सकते हैं। पर यहां पर कंपैरिजन वाली बात थी। 2 उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि अब HCl है तो ये H+ आयन दे सकता है, बोलो यस सर। जैसे कि H2 है बेटा, ये भी आपका H+ आयन दे सकता है, बोलो यस सर, राइट। तो जब दोनों ही H+ आयन दे सकते हैं तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, आपके अम्ल होंगे। और देखो H+ निकलने के बाद जो चीज बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे भाई, संयुग्मी, क्या, क्षारक। बात समझ में? तो ये दोनों जो है, इस पर अपन ऐसे गोला मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के हिसाब से। पर क्षारक वे होंगे जो 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 बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जो H+ आयन धारण कर सकते हैं बाबू, धारण कर सकते हैं। जो H+ आयन क्या कर सकते हैं भाई, धारण कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब H+ आयन को कौन धारण कर सकता है, तो अमोनिया कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो NH3 कर सकता है। देखो H+ आयन धारण करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये NH4+ बन जाएगा। अच्छा, अब ना थोड़ा कंफ्यूज करता हूं, ध्यान से देखना। H2O को भी मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि ये भी H+ आयन धारण कर सकता है। तो ये बन जाएगा आपका H2O H3O बेसिकली, क्योंकि एक और आ गया यहां पर पॉजिटिव।
तो आपका H2O जो है वो अम्ल भी हो सकता है और क्षारक भी हो सकता है। सवाल पैदा होता है कि क्या वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इसके हमने सारे उदाहरण अभी हमने देख लिए थे, क्लियर। तो ये दोनों जो हैं ये उदाहरण किसके लिए हो जाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भैया ये हो जाएंगे आपके क्षारक के लिए, ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी। लुईस अंकल का इतना कहना ही नहीं है। लुईस अंकल का कहना है कि भैया सुनिए, हम इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म धारण कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा सर धारण कर सकते हैं। उदाहरण इसके भी हम ले लेते हैं। अभी हमने देखा था कि भैया AlCl3 हो जाएगा, आपका BF3 हो जाएगा, और कौन से हो सकते हैं, हाँ जी चलो जी Mg2+ हो जाएगा, H+ हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के युग्म को क्या करेंगे भाई, धारण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वाली बात। और न सेम वे यदि हम बात करते हैं क्षारकों की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान या फिर शेयर कर सकते हैं, मतलब साझेदारी कर सकते हैं, तो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं, साझेदारी कर सकते हैं, यही लिख देते हैं। रही बात उदाहरणों की, एग्जाम्पल्स की, तो वो भी हम यहां पर पटक देंगे यार, ठीक है चलो। तो भाई NH3 हो गया, OH नेगेटिव हो गया, CO3 2 नेगेटिव हो गया, यही हो गया ना। और कोई ले ले, हाँ H2O हो गया, और कोई ले ले, हाँ जी CN नेगेटिव हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जो देखो लुईस में आपके जो अम्ल रहेंगे वो या तो उदासीन रहेंगे या फिर आपके धनायन रहेंगे। भाई धनायन रहेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और क्षारक जो रहेंगे वो या तो आपके उदासीन रहेंगे या फिर आपके जो है ये देखो ये दोनों और ये वाले ऋणायन रहेंगे, क्योंकि यदि ऋणायन रहेंगे तो ही इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे भाई, दान कर सकेंगे। बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत तगड़ी वाली बात थी। इसको कॉपी और खोपड़ी दोनों में नोट किया जाए और समाप्ति करते हैं आज के इस क्लास की, ठीक है। चलो डन, बिल्कुल डन। चलिए बच्चों, तो आज के बाद अब अपने को कोई दिक्कत विक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में भी 50-60 सवाल लगाएंगे, हीरो बन जाएंगे, और कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि 3 तरीके के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। किसमें, तो भाई अम्ल में, क्षारक में। लवण की कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि जब किसी अम्ल में या फिर क्षार में आयनीकरण होता है जल में मिलाने के बाद, तो उस समय पर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक होता है वो किस प्रकार से होता है। बड़ी मजेदार क्लास होगी, वहां के सवाल JEE नीट वालों के एकदम फेवरेट हैं। बने रहना भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं सुनो बड़े ध्यान से। YouTube पे तो आप देख ही रहे हो, पर आप यदि चाहते हो कि बिल्कुल भी ऐड ना आए, क्योंकि YouTube में बीच बीच में ऐड आ जाता है, बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, गूगल पे जाइए या फिर हमारे प्ले स्टोर वाले ऐप पर जाइए। गूगल पे यदि आप जाएंगे तो सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप magnetbrains.com पे क्लिक करेंगे बेटा, ये पेज आपके सामने होगा। आप यदि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। NTSC, ओलंपियाड और CUET जैसी बड़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होती है उन सबकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश, और यदि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो भैया सुनो, CBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सारे बोर्ड जहां पर हिंदी मीडियम चलता है 7वीं से लेकर 12वीं तक मिलने वाला है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ना है, दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, कोई फी नहीं है, बिल्कुल फायदा उठाइए और अपना बढ़िया वाला जो है भविष्य बनाइए। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। यदि कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, और इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।